रजनी पर असर करने लगता है, लेकिन रजनी जहर से चक्कर खाते खाते हिम्मत करके पिटारा खोलती जाती है और आखिर में गिर जाती है। लेकिन नागेश का पिटारा भी खुल चुका होता है। नागेश निरूपा और रवीश के विष को अपने अंदर ले लेता है और फिर रजनी के पास आकर उसके पाँव पर जहाँ सांप ने काटा था वहाँ अपने होंठ रखकर उसका विष भी निकाल लेता है। लेकिन इतना जहर नागेश सहन नहीं कर पाता और वापस नाग बनकर बेहोश हो जाता है। रजनी आंखें खोलकर बोलती है, नागेश, नागेश, नागेश ने हमारा विष अपने अंदर ले लिया है और ये बेहोश हो गया। रजनी नागेश को उठाकर भागने लगती है। चलो यहाँ से। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी ने मेरे सांपों को मार दिया। मेरी तपस्या भंग हो गई। और उठकर उस कोठरी में जाता है तो देखकर गुस्से से भर जाता है। फिर अपने मरे पड़े दोनों सांपों को देखकर बोलता है, तो उस लड़की ने नाग को चुरा लिया और उस नाग ने मेरे सांपों को मार दिया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कालगुरु योग विद्या से आंखें बंद करके उसको भागते हुए देखता है और अपनी शक्ति का प्रयोग नागेश पर करने लगता है। रुको, नागेश को ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा। और नागेश को जमीन पर रख देती है, लेकिन कालगुरु की शक्ति से नागेश उड़कर वापस चलने लगता है। तीनों नागेश के पीछे भागने लगते हैं। नागेश जाकर कालगुरु के पास गिरता है। कहाँ जा रहा है पागल नाग? तुझे अनुमान नहीं है मेरी ताकत का। अरे तुझ में जो जहर गया है वो ही तेरे प्राण लेने के लिए काफी है, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, इसीलिए बचाना पड़ेगा तुझे। कालगुरु उस पर मंत्र से विष की फुंकार मारता है, जिससे नागेश का जहर उतर जाता है और वो मानव रूप में तड़पने लगता है। बस बहुत हुआ, मैं आज ही नागमणि से तेरा स्पर्श कराऊंगा। कालगुरु अपने शिष्य की तरफ देखकर बोलता है, इसे उठाकर नागमणि के सामने बांध दो। और वो उसे नागमणि के सामने बांध देते हैं। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुझे उस नागमणि को पाने नहीं दूंगा। तू अपने प्राण देगा, वो भी अपनी मर्जी से। मूर्ख नाग, ये मत भूल कि इच्छाधारी नाग आत्महत्या नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से रूप बदलते हैं, अपनी मर्जी से मरते नहीं हैं। कालगुरु तंत्र विद्या करने लगता है। नागेश और भी तड़पने लगता है। रजनी, रवीश और निरूपा वहाँ आ जाते हैं। रवीश पत्थर उठाकर कालगुरु के शिष्यों के सर पर मारता है और वो इस चोट से मूर्छित हो जाते हैं। तुम फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। और रवीश को तंत्र विद्या से उठाकर पटक देता है और रवीश उठ नहीं पाता। निरूपा को कालगुरु सांपों की रस्सी में बांध देता है। रजनी कालगुरु के पीछे आकर खड़ी होती है और उसी के त्रिशूल से उस पर वार करती है। कालगुरु दूर जाकर गिरता है और उठकर वापस रजनी पर मंत्र फेंकता है। रजनी उसके इस वार से बच जाती है और वो शक्ति पीछे बंधे नागेश के शरीर पर चली जाती है। और रजनी गुस्से से कालगुरु के पास आकर उसे मारना चाहती है। तुझको मरना ही है तो जा मर। तो वो रजनी को उठाकर फेंकता है और रजनी नागमणि के ऊपर जा गिरती है। कालगुरु के गुस्से से रजनी का नागमणि से स्पर्श उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। कालगुरु नागेश की तरफ घूमता है। अब कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा। सही कहा तूने कालगुरु, क्योंकि अब तू जिंदा ही नहीं रहेगा। हा 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 हा। कौन मारेगा मुझे, तू या ये नागों में बंधी हुई बच्ची? हा 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 हा। तुझको मारेगी नरगिस। कालगुरु के पीछे रजनी भयंकर नागिन में बदलने लगती है, एक विशाल नागिन। नरगिस की आंखें आज पूरी तरह लाल थी। वो कालगुरु को अपने मुंह में पकड़कर अपने शरीर को विशाल करने लगती है, इतना विशाल कि नरगिस फन से पकड़े पकड़े अंतरिक्ष में पहुंच जाती है और कालगुरु को वहां फेंकती है। नरगिस वापस लड़की बन जाती है। निरूपा और नागेश को कालगुरु के बंधन से मुक्त करती है। नरगिस नाग कन्या बनकर, नागेश, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता इस बार।
पर नागेश, मुझे याद कैसे आया? मैं रजनी से नरगिस कैसे बनी? ये शक्ति मुझ में दोबारा कैसे आई? नरगिस, जब तुम्हारा स्पर्श नागमणि से हुआ तो उसकी शक्ति से तुम्हें सब याद आया। मैंने तुम्हारे उस नागिन के रूप को भी संभाल कर रखा हुआ था, जिससे तुम लड़की से नागिन रूप ले सको दोबारा। क्या तुम जानते थे नागेश कि मैं रजनी नहीं तुम्हारी नरगिस हूँ? हाँ, हम जब पहली बार मिले मैं तो तभी जान गया था, और अगर तुम्हें बताता तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती, इसीलिए तुमको नहीं बताया। नागेश के शरीर में जलन होने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण निकलने वाले हों। नरगिस, शायद इस बार भी हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। मैं अब भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। नहीं नागेश, ऐसे मत बोलो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागेश बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। नरगिस उसको आराम से उठाकर अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है। आखिर ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर इस बार नहीं। अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए भगवान से भी लड़ना हो तो मैं लड़ूंगी, पर मैं अपने प्यार को वापस पाकर रहूंगी। तभी निरूपा और रवीश नरगिस के पास आते हैं और निरूपा नरगिस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, नरगिस, नागेश फिर हमसे दूर चला गया। देखो, वो फिर से सांप बन गया। नागेश के नाग रूप को अपनी गोद में पड़ा देख नरगिस बहुत रोती है। नहीं नागेश, नहीं, तुम इस बार मुझसे दूर नहीं जा सकते, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। नागेश, मैं तुमको लेने आ रही हूँ नागलोक। अब ये दुनिया इंतकाम देखेगी, एक नागिन का इंतकाम। नरगिस भूलोक से नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। इधर काल गुरु अंतरिक्ष में घायल हालत में भटकता हुआ, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी सहायता करो। गुरुदेव, आपके शिष्य काल गुरु को आपकी जरूरत है। गुरुदेव। काल गुरु का विलाप और मदद मांगने के संकेत उसके गुरु काल भैरव तक पहुंचते हैं। काल गुरु, शिष्य कहाँ हो तुम? इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे। अपने मंत्र की शक्ति से काल गुरु के शरीर को अपने पास खींच लेते हैं। काल गुरु काल भैरव के चरणों में, रक्षा गुरुदेव, रक्षा। उठो शिष्य काल गुरु। अपने हाथों को जैसे ही काल गुरु को उठाने के लिए उनको स्पर्श करते हैं, उनको सारी घटना पता चल जाती है। काल गुरु, ये सब क्या है? जिसको तुम अपने वश में करना चाहते थे वो एक सच्ची नागिन और एक सच्ची प्रेमिका है। तुमने उसकी शक्ति को तो वश में कर लिया और उसके प्रेम की शक्ति से हार गए तुम। गुरुदेव, मुझे मणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। शिष्य काल गुरु, उस मणि को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब नाग और नागिन का मिलन हो चुका हो, लेकिन तुमने ये नहीं होने दिया। और दूसरी बात, जितना अधिकार तुम्हारा है जिंदगी जीने का, उतना ही उनका भी है। गुरुदेव, तुम मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे नागमणि पाने में, पर तुम तो कायर निकले। शिष्य, अभी तक किसी के प्राण छीनने में नहीं है, बल्कि प्राण प्रदान करने में है। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उससे से तुम्हारे ही प्राण खतरे में है। एक नागिन सब सहन कर सकती है, पर अपने नाग से जुदाई नहीं। ये फालतू का उपदेश नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे सिर्फ मार्ग बताइए, मार्ग। जब तुम्हारा लालच तुम्हारी समझदारी पर हावी हो ही गया है तो तुम्हारा गुरुदेव होने के नाते मुझे तुम्हें मार्ग बताना ही होगा। तुम जाकर नाग तप करो, उसके पूर्ण होने पर तुम्हें ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी भी नाग को वश में कर पाओगे। नाग तप, इसकी कितनी अवधि है गुरुदेव? तप की कोई अवधि नहीं होती। जब तक तुमको वो शक्तियाँ नहीं मिलती तब तक तप करना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी तप करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। नरगिस नागलोक के द्वार पर पहुँच जाती है। ठहरो। नरगिस को आवाज आती है, कौन है जो मेरे मार्ग के बीच में आ रहा है? सामने आओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? नरगिस के सामने नागलोक द्वार पर एक बड़ा सा नाग खड़ा था। मैं द्विज हूँ, यहाँ का पहरेदार हूँ। मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पर आप मेरे रास्ते में मत आइए, वरना बेवजह आपको अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। मैं अब सही गलत नहीं सोचूंगी, बस मुझे मेरे नाग को वापस पाना है। लगता है तुम्हें प्राण गंवाने पड़ेंगे। तुम मेरी शक्ति से अनजान हो नागिन। और द्विज अपने विष की फुंकार नरगिस पर डालता है। नरगिस को क्रोध आ जाता है और वो अपनी क्रोधित आँखों से द्विज को भस्म कर देती है। भस्म में से एक लड़का हाथ जोड़े निकलता है। हे नाग देवी, शांत, आप बहुत बहादुर हो। मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था और ये सब करने के लिए मुझे मेरे गुरु नागार्जुन से आदेश मिला था।
नागलोक में आपका स्वागत है देवी। और वो लड़का गायब हो जाता है। नरगिस नागलोक में प्रवेश करती है और नाग गुरु के पास चली जाती है। नरगिस, मैं जानता हूँ आप किस उद्देश्य से नागलोक आई हो, पर प्राणहीन नागेश को प्राण लौटाना हमारे वश में नहीं है। नहीं गुरुदेव, कृपया ऐसा ना बोले। बिना अपने नाग के मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। हम तुम्हारे सच्चे प्रेम की शक्ति को जानते और समझते हैं, और कोई भी नागिन ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो अपने नाग से अलग हो। कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। नागेश को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया सहायता करें मेरी। हाँ, एक रास्ता है, पर बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। अगर मुझे यमलोक भी जाना पड़े तो भी मैं वहाँ चली जाऊंगी। अपने नागेश को वापस जीवित करूंगी मैं। ठीक है, तो एक काम करो, तुम नागदेव नागार्जुन के पास जाओ, वही तुम्हें रास्ता बता सकते हैं कोई। नागदेव नागार्जुन कौन है वो, और कहाँ मिलेंगे वो मुझे? हाँ नागदेव, देखो वो मूर्ति, वही नागार्जुन की मूर्ति है। अगर तुमने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो ये तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। नरगिस नागदेव की पूजा करती है, परंतु वो प्रकट नहीं होते। हे नागदेव, अगर आप मेरे सच्चे प्रेम की शक्ति से प्रसन्न नहीं हैं, तो आज मैं अपने प्राण आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और अपना सर वो नाग की मूर्ति पर मारने लगती है। नरगिस के सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। नरगिस देखती है, पत्थर की मूर्ति एक विशाल सांप बन चुकी है। हे नागदेव, मुझे मेरे नागेश से मिलाने की कृपा करें। उसके प्राण वापस लौटा दीजिए। नरगिस, तुम्हें तुम्हारा नागेश जरूर मिलेगा, लेकिन उसके प्राण लौटाना मेरे वश में नहीं है। नागदेव, ऐसा न बोले। बिना प्राण लौटाए मुझे मेरा नागेश कैसे मिलेगा? नरगिस, काल गुरु ने उसके प्राण उसके जिस्म से निकाल तो लिए, पर उसके जीवन काल की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहाँ है मेरा नागेश गुरुदेव? वो एक मानव शरीर में जन्म ले चुका है, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। लेकिन गुरुदेव? लेकिन नरगिस, उसको पुराना कुछ याद नहीं होगा। वो कौन है सब कुछ भूल चुका होगा, तुमको भी। वो एक साधारण इंसान की तरह जीवन जिएगा। तो गुरु, मुझे मेरा नागेश और उसका प्यार कैसे मिलेगा दोबारा? प्रेम की शक्ति से नरगिस। प्रेम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़े से बड़ा भगवान भी झुक जाता है। वो सब शक्ति से बढ़कर होती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरुदेव। तुमको उसको दोबारा अपने प्रेम वश में करना होगा, एक मानव कन्या की तरह। तुमको उससे विवाह करना होगा, उसके बाद ही उसको सब याद आएगा। लेकिन मुझे वो कहाँ और कैसे मिलेगा गुरुदेव? नरगिस, नागेश अभी बच्चा है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता थोड़ा सा, तुम यही नागलोक में रहो और तपस्या करो। उस तपस्या से तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे तुम नागेश और होने वाली सारी घटनाओं को देख सकोगी। जो आज्ञा गुरुदेव। नरगिस, तुमको अभी बहुत इंतजार करना होगा नागेश को पाने के लिए। इतना बोलते ही नाग फिर से मूर्ति बन जाता है। कुछ साल बाद नरगिस को एक आवाज आती है। उठो नरगिस, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। नरगिस आंखें खोलती है और बोलती है, जय नागदेव। तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है नरगिस। तुम नागेश के पास जाओ, लेकिन याद रखना नागेश को तुम्हारे नागिन होने की सच्चाई बिल्कुल पता न चले। लेकिन कभी न कभी तो उसको पता चल ही जाएगा गुरुदेव। हाँ नरगिस, जब उसको दोबारा तुमसे प्रेम होगा, सच्चा प्रेम, उसके बाद ही सच्चाई आएगी सामने। उसके बाद तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे। नरगिस नाग गुरु को नमन करके नागेश की तलाश में चल देती है। नागेश एक 17 साल का सुंदर लड़का बन चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। विजय, तुम इस बॉल को उठाकर लाओ उस झाड़ी में से। तुमने उसको गिराया है वहाँ। ठीक है, लाता हूँ। तुम लोग हर बार ऐसा करते हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। विजय झाड़ी की तरफ चल देता है। उफ, ना जाने किधर गए। विजय झाड़ी में हाथ डालता है और एक सांप की पूंछ पकड़कर बाहर खींच लेता है। सांप उसको डस लेता है। अरे विजय को सांप ने डस लिया, चलो जल्दी उसके घर बताते हैं। और अब घर की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ नरगिस अवतरित होती है। वो भागकर विजय को अपनी गोद में लिटा लेती है। तुमको कुछ नहीं होगा नागेश, मेरा मतलब विजय। उसके हाथ के तरफ अपना जीभ रखने ही वाली होती है कि उसको एक आवाज आती है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलती है,
नागदेव आप? हाँ नरगिस, मैं तुमको नागेश के साथ रहने की एक तरकीब देता हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। इतना बोलकर नागदेव एक सपेरा बन जाते हैं। नरगिस भी समझ जाती है। वो भी एक सुंदर सी लड़की बन जाती है जिसकी आंखों की चमक बहुत ही प्यारी थी और देखने में बिल्कुल परी जैसी। तब तक विजय की माँ विभा और पति भी वहाँ भागते भागते आ जाते हैं। महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करें। शांत रहो देवी, इसको तो मेरी बच्ची ही ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर नरगिस की तरफ इशारा करते हैं। नरगिस विजय के हाथ से सारा जहर निकाल देती है। विजय को होश आने लगता है। हे महाराज, धन्य हैं आप। चलिए हमारे घर विश्राम करने के लिए। हमें तो अभी कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए जाना है। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हो तो मेरी इस बेटी को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं वापस आते वक्त इसको लेकर चला जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। हाथ जोड़ते हुए बोलती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम महक है। महक? कितना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम उससे भी सुंदर हो तुम। चलो महक, हमारे साथ। सब घर चल देते हैं। विजय की चाची रेखा अपने पति सुंदर और बेटी नंदिनी के साथ दौड़कर गेट पर आती है। क्या हुआ दीदी विजय को? विजय को देखकर बोली, कुछ नहीं, सांप ने काट लिया था, लेकिन अब सब ठीक है। महक की तरफ देखकर बोलती है, ये लड़की कौन है? इसकी वजह से तो विजय ठीक हुआ है। तुम उस कमरे में अपना सामान रख दो महक, अब से वो तुम्हारा कमरा। महक अपने कमरे की तरफ चल देती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन चाची को ये बात रास नहीं आती। अपने कमरे में जाकर, ये पता नहीं किसको उठा कर ले आए हैं, इसका भी काम मुझे ही करना होगा। क्या मैं कोई नौकरानी हूँ उस घर की? अरे रेखा, तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिन की बात है। फिर मैं अपने भाई, उसकी बीवी और बच्चे को मार दूंगा। फिर सारी जायदाद की मालकिन तुम ही हो। तुम तो कब से यही बोलते आ रहे हो, आज तक तो कुछ हुआ नहीं तुमसे। चलो देखो, फिर अब इस लड़की से ही शुरू करते हैं। क्या शुरू करते? तुमसे कुछ नहीं होगा, बस मेरी ही जान आफत में पड़ी है। ये लो जहर, उस लड़की के खाने मिला कर देना और बोल देंगे उसको सांप के उस जहर ने ही मार डाला जो उसने पिया था। शाम को सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। रेखा चुपके से महक के खाने में जहर डाल देती है। महक, तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी अकेली ही हूँ। तभी विजय बीच में बोलता है, मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ, हम सब अब से दोस्त हैं। महक, लो जल्दी से खाना लो, जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने। मैं भी महक के साथ खा लेती हूँ और उसके पास बैठ जाती है। तुम अपना खाना खाओ चुपचाप, नंदिनी को डांटते हुए बोली। कोई नहीं रेखा, खाने दो। रेखा और सुंदर इससे पहले कुछ कर पाते, नंदिनी जहर वाला खाना खा लेती है। लो महक, मैंने खा लिया, तुम भी खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। इतना बोलकर नंदिनी चक्कर खाकर गिर जाती है। रेखा विभा दौड़कर नंदिनी के पास आते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची को? महक की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? विभा नंदिनी का हाथ पकड़कर बोलती है, रेखा, इसको तो बहुत तेज बुखार है, शायद बुखार की वजह से ही इसको चक्कर आ गया होगा। चलो इसको उठाकर कमरे में लेकर चलते हैं। नहीं दीदी, मुझे लगता है इस लड़की ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रेखा? तभी नंदिनी को होश आ जाता है। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो आप? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, पर तू ठीक है मेरी बच्ची? पता है कितना डर गई थी मैं। हे भगवान, तेरा धन्यवाद मेरी नंदिनी की रक्षा करने के लिए। रेखा ये सब बोलकर महक की तरफ देखती है और महक एक हल्की सी मुस्कान देकर चली जाती है। रेखा फिर मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब हुआ कैसे। उधर महक पुरानी सारी घटना याद करती है। महक, लो खाना लो। और जहर वाले खाने की थाली महक को देकर चली जाती है। महक थाली पकड़ती है और जैसे ही खाने को देखती है, अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से खाने में पड़े जहर का पता लगा लेती है। वो अपनी आँखों की शक्ति से ही जहर का प्रभाव कम कर देती है। अब आगे चलो महक, सोने चलते हैं।
नंदिनी, तुम इसके साथ नहीं सोओगी। चुपचाप हमारे कमरे में चलो, वहाँ लेटना तुम। ठीक है। उदास होकर चली जाती है। तुमने तो बोला था वो जहर लड़की को मार देगा, लेकिन उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी बेवकूफी से हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अच्छा हुआ जहर का असर नहीं हुआ, कम से कम हमारी बेटी ठीक है। कहीं इस लड़की को कोई जादू टोटका तो नहीं आता? वैसे भी वो तांत्रिक के साथ रहती थी। हाँ, हो सकता है। ये सब बातें करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर महक बाहर से आती है। अरे महक, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? वो मैं मंदिर गई थी, मुझे रोज मंदिर जाने की आदत है। अरे ये तो अच्छी आदत है। चलो आओ, सबके साथ नाश्ता कर लो। रेखा चाय लेकर आती है और बोलती है, दीदी अगर आपको बुरा ना लगे कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलो रेखा, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, बताओ क्या बात है। दीदी वो मैं अकेले इतने बड़े घर का काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है, तो मैं सोच रही थी कि महक मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेगी, लेकिन इतना ही बोलती है कि महक बीच में बोल पड़ती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, काम करने की आदत है मुझे। महक तुम सच में काम करना चाहती हो तो ठीक है, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पे, ओके? जी आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नहीं, अभी मत जाओ। महक बेटा क्या हुआ, क्यों मना कर रही हो विजय को? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। महक जल्दी से चाय पीकर मेरे पास आओ, मैं तुमको काम समझा देती हूँ। महक चाय पीते पीते पसीने से लथपथ हो गई थी। उसको पहले ही विजय के साथ होने वाली घटना का पता लग गया था। महक कुछ परेशान लग रही हो तुम, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या कोई और बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी जी, कुछ नहीं है ऐसा, मैं अभी आती हूँ। और उठकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर जाकर नागिन बन जाती है। उधर विजय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक उसको जंगल से कुछ आवाज आती है, तो वो दौड़कर अकेले ही जंगल की तरफ भागता है। कुछ लड़के उसके सामने खड़े थे। कौन हो तुम लोग? बेटा तेरी मौत है हम। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो पैसे मिले हैं इस काम के। पैसे किसने दिए तुमको? कौन मुझे मारना चाहता है? तेरे सवालों के जवाब नहीं देने आए हैं हम, बस इतना बता सकते हैं कोई तेरा अपना ही है जो पैसे दिया हमें। सब लड़के विजय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लीज जाने दो मुझे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बेटा, हम जाने देंगे तुझे, पर घर नहीं शमशान। लड़के विजय पर हमला करते हैं और एक लड़का विजय के पैर में हॉकी मार देता है। विजय गिर जाता है। विजय फिर उठकर एक लड़के को लात मारता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी बाकी के लड़के विजय के हाथों को पकड़ लेते हैं। तीसरा लड़का उठकर विजय के सर में हॉकी से वार करता है। विजय बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। फिर जब वो दोबारा वार करने ही वाला होता है, तभी वहाँ नागिन आ जाती है और उस लड़के की कमर में घुसकर मुंह से बाहर निकलती है। ये सब देखकर बाकी के लड़के डरकर भागने लगते हैं। नागिन भी उनके पीछे जाती है और दूसरे लड़के को अपनी पूंछ में दबाकर उसका दम घोट देती है। तीसरे लड़के को अपने फन से डस लेती है। ऐसे ही नागिन सबको मार देती है। फिर नागेश को उठाकर मंदिर के द्वार पर ले आती है। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आता है। नागिन फिर से लड़की बन जाती है। क्या हुआ इस लड़के को? इतना बोलते ही पंडित विजय का चेहरा देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो विजय है, इसको इतनी चोट कैसे आई? महक विजय को अपनी गोद में लिए बैठी थी। मैं भी इसके घर वालों को जाकर बताता हूँ, तब तक तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी से। पंडित कुछ लोगों को महक की मदद के लिए साथ भेजते हैं। दौड़ते हुए विजय के घर जाता है। अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विभा, अरे कहाँ हो सब? विभा, विभा जल्दी चलो, विजय को किसी ने घायल कर दिया है।
मैंने उसको एक लड़की और अपने कुछ गांव वालों के साथ हॉस्पिटल भेज दिया है। विभा बहुत डर जाती है और पागल सी होकर नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? उनका इलाज कर दिया है हमने और वो अब खतरे से बाहर है। बस कुछ पल में उनको होश भी आ जाएगा। तभी विभा वहाँ पहुँच जाती है रोते हुए। कहाँ है मेरा लाल? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? आंटी जी, वो ठीक है। तभी वहाँ नर्स आती है। विजय को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। विभा और महक कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं माँ, कुछ अनजान लड़के थे, बोल रहे थे कि तेरे किसी अपने ने ही ऐसा करने के लिए पैसे दिए हमें। आज मैं जिंदा नहीं होता माँ, अगर वहाँ वो नहीं आया होता। वो कौन? एक बड़ा सा नाग माँ, उसने ही मुझे बचाया। पर माँ, मैं यहाँ कैसे आया? वो बेटा तुझे यहाँ? अरे महक, विजय की बातों में मैं तुझे तो भूल ही गई थी। वैसे विजय तुमको महक लाई यहाँ। लेकिन तुमको मैं मिला कहाँ? वो सुबह मैं मंदिर में अपना कलश भूल गई थी, तो मैं उसको ही लेने गई थी। तभी रास्ते में तुम मुझे घायल हालत में मिले। अच्छा, तभी तुम सुबह से कलश की वजह से परेशान थी। हे नागराज, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन माँ, अचानक से वो नाग कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। विजय, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की कृपा है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। विजय सिर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को? और विजय के पास बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और विभा दीदी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक रसोई में जाती है, दीदी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में कुछ न कुछ अशुभ हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है। आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय ठीक है। विभा ये बोल देती है, पर उसको कहीं न कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी दृष्टि से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतनी चोटें कैसे आई? ना जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे, कहाँ, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? विभा की माँ सारी घटना बताती है। मुझे लगता है ये सारा फसाद इस जायदाद के लिए हो रहा है। मैं कल ही सारी जायदाद विजय के नाम कर दूंगा। तुम भी कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहाँ तक पहुँचेंगे। महक एक बार फिर से डर जाती है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से संकट आने वाला है। अगली सुबह। विभा चलो जल्दी। लो दीदी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाओ। विजय जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब चली जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है। तब तक तुम और रेखा हो ही घर पर विजय का ख्याल रखने के लिए। दीदी जाओ आप, और महक, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने पति के साथ चली जाती है। महक, मुझे कुछ हो रहा है। अपने बेड से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसको छुआ, उससे काल गुरु को उनके मिलन का आभास हो जाता है, जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी शीघ्र नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, फिर उस पर विजय पाना असंभव हो जाएगा मेरे लिए, असंभव। काल गुरु अपने सिर से एक जटा जमीन पर फेंकता है, जिससे एक भीषण नाग जन्म लेता है। काल नाग, तुमको उस नागिन के नाग को मारना है, जिससे नागिन खुद ही शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसा सुनकर काल नाग चल देता है। काल नाग एक सुंदर कबूतर बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी उसे विजय पर आने वाले संकट का आभास होता है। तब तक कबूतर उड़कर विजय के पास आ जाता है। अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और उस कबूतर को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली कबूतर को मुंह से फेंकते हुए बोली,
मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मृत्यु के समीप जाना होगा। कबूतर नाग बनते हुए बोला। तुझे और तेरे नाग को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। महक तभी एक भीषण नागिन बन जाती है और अपनी विषैली फुंकार काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग अपनी आँखों से उसके विष प्रभाव को कम कर देता है और एक फुंकार नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस दूर जाकर गिरती है। नरगिस वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और सात नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन के इस रूप को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तो उससे अत्यंत शक्तिशाली निकली। तू प्रेम शक्ति को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरा काल मेरे पास लेकर आया है। ऐसा बोलकर सातों नागिन काल नाग पर एक साथ विष फुंकार करती हैं। काल नाग उसके इस वार को सहन नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। नागिन मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। सातों नागिन एक रूप में आ जाती हैं और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के चरणों में जा गिरता है। नरगिस वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई वापस तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर गुस्से में बोलता है, तुमसे बदला लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। महक क्या हुआ तुमको? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लो तुम दवाई ले लो। महक, विजय को दवाई देकर मेरे पास आना। उधर विभा अपने पति के साथ शहर जा रही होती है। अभी और कितना टाइम लगेगा? इतना बोल ही पाती है कि अचानक उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और विभा उछलकर पास की खाई में जा गिरती है। महक को इस घटना का पता लग जाता है तो वो फिर से नागिन रूप लेकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक विजय के पिता मर चुके होते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? आंटी जी कहाँ है? इधर उधर देखकर बोली। तभी वो आंखें बंद करके देखती है कि विभा बेहोश होकर नदी में पड़ी है और पानी के बहाव के साथ बहती जा रही है। महक पानी में कूद जाती है और विभा को अपनी पूंछ से बांधकर किनारे पर ले आती है। आंटी जी उठिए। आंखें खोलकर बोलती है, मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कहाँ हूँ मैं? तभी एक लड़की दौड़कर नरगिस के पास आती है। मुझे बचा लो, न जाने क्यों कुछ सांप मेरे पीछे पड़े हैं। मैं तो बस जंगल घूमने आई थी। नरगिस को भी लड़की के अंदर नाग के होने का आभास होता है। नरगिस लड़की को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निरूपा है। मैं घर से घूमने आई थी तो सांप मेरा पीछा करने लगे। और तब तक सारे सांप वहाँ आ जाते हैं और नरगिस को देखकर रुक जाते हैं। नरगिस कुछ समझ नहीं पाती, इसीलिए वो अपनी शक्ति से सांपों से बात करने लगती है। कौन हो तुम? क्यों पड़े हो इस लड़की के पीछे? कौन है ये लड़की? हे नाग देवी, हम तुम्हारी वजह से ही नाग बने हैं। नरगिस आंखें बंद करके देखती है कि कुछ लोग उसको छूने से सांप बन रहे हैं और फिर पास में खड़ी निरूपा के बारे में भी सब कुछ जान लेती है। हम तुम्हारी ही शक्ति हैं और तुम में ही समाना चाहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं पास ही गांव में अपने भाई और मम्मी पापा के पास रहती हूँ। निरूपा, तुम इस घायल औरत को अपने साथ ले जाओ। मुझे वैसे तो बहुत कुछ बताना है तुम्हें, पर अभी कुछ जरूरी काम है तो मैं बाद में आकर सब बताती हूँ तुमको। और नरगिस विभा को निरूपा के पास छोड़कर चली जाती है। चाची, मम्मी पापा नहीं आए? अभी तक तो बहुत रात हो गई है। महक की तरफ देखा और बोला, महक, तुम मुझे आज सच में परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गुस्से में चाचा चाची की तरफ देखती है। चाचा चाची अपने रूम में चले जाते हैं। क्या तुमने ही कुछ किया है क्या सुंदर? हाँ, उनका खेल खत्म आज। लेकिन विभा के घर न आने के कारण विजय बहुत परेशान था, तो वो उनकी तलाश में रात में ही निकल पड़ता है। चाची, मैं देख कर आता हूँ। कहाँ रह गए दोनों? मैं भी साथ चलूं विजय? नहीं, तुम क्या करोगी? बहुत रात है, यहीं रहो। और अकेला ही चला जाता है। लेकिन महक फिर से नागिन बनकर विजय की कार से लिपट जाती है। विजय अचानक से कार रोक देता है। कौन हो तुम? मेरी ही कार मिली थी क्या मरने को? मरना तो तुझको पड़ेगा, तुझको। विजय को कार से खींचता हुआ बोला,
विजय उसको धक्का देकर दूर गिरा देता है। लड़का उठकर फिर से विजय पर वार करता है। इस बार विजय उसकी गर्दन को पकड़कर गला घोटने ही वाला होता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है और विजय के हाथों से छूट जाता है और विजय को गिरा देता है। लड़का एक नाग बनने लगता है। ये देखकर विजय डर जाता है, लेकिन जैसे ही विजय को डसने वाला होता है, महक नागिन रूप में आकर उसे अपने दांतों के बीच पकड़ लेती है। काल नाग इतना आसान नहीं है नागेश को नरगिश से दूर करना। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाई? काल नाग नागिन के दांतों के बीच से गायब हो जाता है और फिर दूर खड़ा होकर बोलता है, नागिन तू पिछली बार इसलिए बच गई थी क्योंकि मुझे तुझको वश में करना आता नहीं था, लेकिन अब मुझ में वो शक्ति है जो तुझे मारने के लिए पर्याप्त है। और नागिन पर आँखों की शक्ति से वार करता है। नागिन वहाँ से हट जाती है। आँखों से निकलती हुई शक्ति पत्थर पर लगती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तू बहुत तीव्र गति से दौड़ती है, इसीलिए बच भी गई, लेकिन इस बार से बच पाना मुश्किल है नागिन, मुश्किल। और नागिन की तरफ विष फुंकार छोड़ता है। नागिन अपनी शक्ति से अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती है, जिससे काल नाग की शक्ति भेद नहीं पाती। बच पाना तो तेरा भी मुश्किल है काल नाग। और कवच से होते हुए काल नाग के शरीर से पार निकल जाती है। काल नाग घायल होकर गिर जाता है। नागिन उठकर बोलती है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे और नागेश के बीच में आने वाले को मरना ही होगा काल नाग। और एक विषैली हवा काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग को लगने लगा था कि वो नागिन के वार से अब जिंदा नहीं बच पाएगा। सुन नागिन, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरते मरते तुझे ऐसी मौत देकर जाऊंगा कि तू हर पल मरती ही रहेगी। और विजय को अपनी पूंछ से बांधकर आसमान में उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। नागिन उसका पीछा तो करती है, लेकिन जान नहीं पाती कि वो कहाँ चला गया। बादलों में खड़ी होकर, कहाँ गया काल नाग? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है मेरी शक्ति कम हो गई है। कुछ भी हो, मुझे अपने नागेश को ढूंढना ही होगा। अकेले उस काल नाग के साथ नहीं छोड़ सकती। काल नाग विजय को पूंछ से बांधकर ले जा रहे होते हैं, तभी उनको नागराज मिल जाते हैं। रुक जा काल नाग, तू नरगिस की दिव्य दृष्टि से तो बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। नागराज मुझे जाने दो, मैं व्यर्थ ही किसी पर प्रहार नहीं करना चाहता। मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। नागराज घायल काल नाग पर विष की फुंकार से वर्षा करते हैं। काल नाग अपनी शक्ति से नागराज के इस प्रहार को कम कर देते हैं। नागराज, मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरा जन्म उस मणि को पाने के लिए हुआ है। मेरे और नागमणि के बीच में मत आओ। मेरे लिए अच्छा बुरा सोचना बंद कर और अपनी खुद की रक्षा कर। नागराज काल नाग को आग से जलाने के लिए उसके ऊपर आग छोड़ देते हैं। काल नाग अपनी शक्ति से पानी की वर्षा करते हैं, जिससे नागराज की आग वाली वर्षा कम हो जाती है। नागराज इस बार अपने वेग से काल नाग के फन से टकरा जाते हैं, जिससे काल नाग अपना शरीर त्याग कर जटा बन जाता है और विजय छूटकर पत्थर से टकरा जाता है। नरगिश विजय को ढूंढने के लिए कुछ विशेष तरंगे भेजती है। तरंगे किसी अनजानी तरंगों से टकराकर नरगिश के पास वापस आ जाती हैं। कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही हैं? कहीं ये काल गुरु तो नहीं? हाँ, शायद ये काल गुरु ही हो। और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है। नरगिश वहाँ पहुँच जाती है और उसको दिखाई देता है कि कोई साधु तपस्या कर रहा है। आ जाओ नरगिस, आ जाओ, बड़े प्यार से बोलता है। नरगिश सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे कैसे जानते हैं। हे तपस्वी, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम काल भैरव है और काल गुरु मेरा ही शिष्य है। मैं तुम्हारी समस्त जीवन कथा जानता हूँ। मैंने काल गुरु को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप सब जानते ही हैं, तो मुझे बस इतना बताएं कि काल नाग मेरे नागेश को लेकर कहाँ गया होगा? काल नाग का अंत हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी दिव्य दृष्टि उसको क्यों नहीं देख पाई? नरगिस, काल नाग में काल गुरु की ही शक्ति का वास था, इसीलिए उसकी वजह से तुम्हारी दिव्य दृष्टि कम हो गई थी और तुम उसको नहीं देख पा रही थी।
मुझे मेरे नागेश के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नागेश को नागराज ने कालनाग से छुड़ा लिया है और वो नागलोक में ही है। नरगिस वापस नागलोक की तरफ चल देती है और नागलोक में नागदेव के पास पहुंच जाती है। नागदेव, मेरा नागेश कहाँ है? नरगिस, तुम्हारा नागेश नागलोक में ही है, लेकिन नागराज और कालनाग के बीच हुए युद्ध में नागेश पत्थर से टकरा गया, जिससे वो अपनी स्मरण शक्ति गवा चुका है। उदास होकर बोलती है, हे नागदेव, नागेश की स्मरण शक्ति वापस लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? नागेश को उसके जीवन काल में बीते हुए पलों को वापस याद कराना होगा, तभी उसकी स्मरण शक्ति वापस आ सकती है। नरगिस विजय को लेकर निरूपा के पास पहुंच जाती है। निरूपा नरगिस को देखकर पहचान जाती है और उसके घर चलने के लिए बोलती है। निरूपा, तुमको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे लिए परेशानी ही साथ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो लोगों की सहायता करने की आदत ही है और मेरे पिता तो वेद हैं, वो तो इनका इलाज कर देंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, रवीश कैसा है? सोचते हुए बोली, तुम रवीश को जानती हो, लेकिन कैसे? निरूपा, शायद तुमको याद होगा, बचपन में तुम और रवीश सोने के अंडे उठाकर अपने घर ले गए थे, जिसमें नाग नागिन निकले थे। मैं और रवीश घर से घूमने निकले थे क्योंकि मम्मी पापा दवाई की खोज में दूसरे गांव में चले गए थे और हम दोनों अकेले ही थे घर पर। नरगिस मुस्कुराकर बोलती है, और निरूपा, फिर हमें नागेश और वो लड़की नरगिस मिली, पर पता नहीं अचानक वो दोनों कहाँ चले गए। वो नरगिस और रजनी मैं ही हूँ निरूपा, लेकिन कैसे? काल गुरु की शक्ति से मैं नागिन रूप को नागेश की गोद में छोड़कर नागलोक की तरफ चली गई। नरगिस नागलोक की तरफ जा रही होती है। नागलोक पहुंचकर नाग गुरु नागार्जुन से मिलती है। नरगिस हाथ जोड़कर नाग गुरु को सब कुछ बताती है और फिर बोलती है, हे नागिन, मैं तुमको नागेश के पास नए रूप में भेज तो दूंगा, लेकिन तुम्हें बीती कोई भी घटना याद नहीं रहेगी। लेकिन नागदेव, फिर मेरा और नागेश का मिलन कैसे होगा? वो मुझे कैसे पहचानेगा? नरगिस, तुम अत्यंत शीघ्र युवावस्था को प्राप्त कर लोगी। उसके बाद नागेश तुम्हें खुद पहचान लेगा। तुम्हारी प्रेम की शक्ति को देखकर मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और फिर निरूपा, नागदेव के वरदान से मैं रजनी बनकर तुम सबके पास आई। तभी नागेश ने तुमको बोला था कि मैं तो तुमको देखते ही जान गया था कि तुम नरगिस हो। हाँ निरूपा, और जिस काल गुरु ने हमें अलग किया था, उसी की वजह से आज फिर नागेश की स्मरण शक्ति खो गई है। लेकिन नागेश है कहाँ? विजय ही मेरा नागेश है और मैं अपनी शक्ति से उसकी स्मरण शक्ति को वापस नहीं ला सकती। नरगिस, मेरे माता पिता दोनों गांव में रहते हैं जो विजय की स्मरण शक्ति को वापस ला सकते हैं। मैं विजय को अपने साथ लेकर जाती हूँ। निरूपा विजय को अपने घर ले आती है, जहाँ विजय की माँ विभा और विजय का मिलन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। निरूपा का पिता नंद प्रकाश और माँ सुगंधा निरूपा और विजय के पास आते हुए बोलते हैं, ये कौन है निरूपा? ये रवीश का दोस्त है जो अपनी याददाश्त खो चुका है, जिसे मैं इलाज के लिए अपने साथ ले आई। उधर काल गुरु काल नाग के मरने से क्रोधित हो जाता है। क्रोध में आकर वो एक नारियल फेंकता है, जिसका एक भीषण नेवला बन जाता है। काल गुरु नेवला की तरफ देखता है। नेवला काल गुरु को देखकर बोलता है, गुरुदेव, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर जान गया कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। आहूजा, तुम नेवला जाति के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान नेवले हो। मेरे कहने पर तुमने विशाल से विशाल नाग का वध किया है। गुरुदेव, ये सब आप ही की शक्ति है, जिससे मैं अब तक सभी नागों को परास्त कर पाया हूँ। मैं आपके इस उद्देश्य को भी पूर्ण करूँगा। मुझे आज्ञा दें गुरुदेव। काल गुरु अभिमंत्रित करके एक माला नेवले की तरफ फेंकता है, जो उसके गले में जाकर गिरती है। ये लो, ये तुम्हारी शक्ति को दुगनी बढ़ा देगी और जब तक तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हारा वध असंभव होगा। अब अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। निरूपा विजय और विभा को दवाई देकर सोने के लिए बोलती है। विजय और विभा कमरे में चले जाते हैं। आहूजा नंद प्रकाश के दरवाजे पर प्रकट होता है और सोचता है कि पहले मैं किसका वध करूं, नाग का या नागिन का। मुझे नाग का वध करना चाहिए, जिसके वियोग में
नागिन खुद ही मर जाएगी। लेकिन ये कार्य बहुत चालाकी से करना होगा और वहाँ से चला जाता है। नरगिस को कुछ अनहोनी होने का आभास होता है, जिससे वो नागेश के पास आने के लिए उठ जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुँचती है तो वो देखती है किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया है। नरगिस नागिन रूप बनाकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही बाहर देखती है नेवले ने उसके कमरे को घेरा हुआ है। आहूजा नागिन के फन पर अपनी शक्ति छोड़ता है, जिससे नागिन मूर्छित होकर कमरे में जा गिरती है। आहूजा विजय के पास पहुंचता है। तुझे मारने के लिए मुझे वो रूप भी धारण करना पड़ेगा जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। और एक नाग बन जाता है और जाकर विजय को डस लेता है। विजय की माँ सांप को काटते हुए देख लेती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसे वो सब याद आता है जब विजय को झाड़ी वाले सांप ने काटा था और महक ने उसे बचा लिया था। विभा बहुत तेज चिल्लाती है, बेटा! क्या हुआ आंटी जी? कोई बचाओ मेरे बेटे को, सांप ने काटा है उसे। कहाँ गया सांप? तब तक निरूपा के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी, विजय को सांप ने काट लिया है। निरूपा का पिता विजय को जड़ी बूटी लगाता है, जिससे उसका जहर धीरे धीरे कम हो जाता है। बेटा, मैंने विजय को औषधि दे दी है, इसे आराम की जरूरत है। जब इसे होश आ जाए एक बार मुझे बता देना, मैं एक बार और इसकी स्थिति देख लूंगा। ठीक है पिताजी। इस घटना से विभा की याददाश्त वापस आ जाती है। विजय को होश आ जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, तभी विभा को देखकर बोलता है, क्या हुआ आपको आंटी जी? आप इतना क्यों रो रही हैं? मुझे आपको ऐसे रोते हुए देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा, तू मुझे आंटी क्यों बोल रहा है? आंटी जी, और क्या बोलूं मैं आपको? विभा विजय को देखकर रोते रोते बोलती है, तुझे क्या हो गया बेटा? तुझे क्या हो गया? निरूपा विभा को कमरे से बाहर ले आती है और फिर उन्हें बताती है, आंटी जी, विजय किसी चीज से टकरा गया है, जिससे उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन मुझे लगता है इसकी याद भी आप ही की तरह वापस आ सकती है। निरूपा विजय को औषधि देकर आराम करने को बोलती है और विजय लेट जाता है। विभा को अपने पति की याद आती है। मेरा पति कहाँ है? आप ही मिली मुझे तो, वहाँ कोई और नहीं था। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। इन दोनों की बात विजय को सुनाई देती है और वो भी जबरदस्ती चलने की जिद करते हुए उनके साथ चल देता है। विभा फिर अपने पति को खोजने के लिए विजय और निरूपा के साथ चल देती है। उधर महक उन नेवलों से खुद को बचाने के लिए नागराज का आह्वान करती है। हे नागराज, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। नागराज को नरगिस की इस विनती का पता चलता है तो अपनी शक्ति से नेवलों को गायब कर देते हैं। महक नागराज को बोलती है, धन्यवाद नागराज। महक, तुम्हारे प्रेम की शक्ति के आगे सबको झुकना ही पड़ेगा और आगे भी कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहूंगा। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी नागराज। फिर महक वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में एक मानव रूप लेकर विभा, विजय और निरूपा को मिलती है। तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो? विभा रोते हुए बोलती है, कुछ दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक औरत और एक आदमी का। हम उनको तलाश कर रहे हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? औरत और आदमी का नहीं, बस आदमी का हुआ था, क्योंकि उसकी लाश ही मिली थी यहाँ से। कोई औरत तो नहीं थी उसके आसपास। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर ऐसे तो नहीं जा सकते। अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना है सो होकर ही रहता है। विभा ये सुनकर वहीं बेहोश हो जाती है। निरूपा भागकर एक पत्ते में पानी लेती है और विभा के ऊपर छिड़क देती है। फिर निरूपा विभा को होश में लाती है और विभा को संभालते हुए बोलती है, आंटी जी, ये सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है? चलिए अब घर वापस चलो। नहीं, मैं कितनी अभागन हूँ।
आखिरी बार अपने पति को देख भी नहीं पाई। ये तो सब भगवान की मर्जी थी आंटी जी, अब आपको विजय के लिए जीना होगा। विभा रोते रोते बोलती है। निरूपा, हमारे लिए इतना सब करने के लिए धन्यवाद बेटा, लेकिन अब मुझे अपने बेटे को घर लेकर जाना है। विभा विजय को लेकर घर की तरफ चलने लगती है। महक भी नागिन रूप बनाकर उनके पीछे पीछे ही चलने लगती है। आहूजा अपनी शक्ति को ऐसे शक्तिहीन होते देखकर डर जाता है और बोलता है, कौन है मेरी शक्ति को जो ललकार रहा है, मेरे लक्ष्य में बाधा बन रहा है। तभी आहूजा के पास किसी की शक्ति के दिव्य संकेत आते हैं। आहूजा मानव रूप बनाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है और आने वाले संकेत को सुनता है। आहूजा, मैं काल गुरु हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम नागिन पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसके साथ देव शक्ति भी है। जिसने तुम्हारी शक्ति को कम किया वो नागराज की शक्ति थी। अब तुम एक मानव रूप बनाकर नागिन के साथ ही रहो और मौका पाते ही उस लड़के को मार देना। जो आज्ञा गुरुदेव। आहूजा एक पंडित का रूप बनाकर विभा के घर चला जाता है। अलख निरंजन, माई भिक्षा दो। रेखा भिक्षा देने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो आहूजा बोल पड़ता है। रुको, क्या हुआ पंडित जी? नागिन का वास है इस घर पर और तुम पर भी। लेकिन मैंने तो आज तक कोई नागिन देखी ही नहीं है यहाँ। तुम्हारी बच्ची ने जहर वाला खाना खाया और वो फिर भी जीवित रही, बस उस नागिन की वजह से। वो अभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर रही, लेकिन जल्द ही तुम सबको मार देगी वो। रेखा जहर वाली बात सुनकर डर जाती है और बोलती है, पंडित जी तुमको कैसे पता है ये सब? मैं सब कुछ जानता हूँ बालिके, और तुम्हारी इच्छा के बारे में भी। लेकिन महाराज तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा। देखो, तुमको ये जायदाद चाहिए और मुझे वो नागिन, तो मैं हम दोनों का काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? डरो मत, कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ। तो क्या चाहिए आपको? मुझे उसके लिए यहाँ रहना होगा, तुम्हारे घर पर ही। ठीक है, तुम कल आ जाना। मैं सबको बोल दूंगी कि तुम हमारे दूर के रिश्तेदार हो। तब तक विभा और विजय वहाँ आ जाते हैं और महक भी अपने कमरे से निकलकर आ रही होती है। लेकिन जैसे ही आहूजा को वहाँ देखती है तो उसे पहचान लेती है और रुक जाती है। रेखा विभा को बोलती है, दीदी ये मेरे चाचा का लड़का श्रीकांत है। कुछ काम से ये यहाँ आया था तो मैंने बोला कि कुछ दिन हमारे यहाँ ही रुक जाए। ठीक है रेखा, इनके रहने का इंतजाम करो। दीदी वो तो मैंने रात को ही कर दिया था जब मुझे पता चला कि ये आएंगे। महक को दूर खड़ा देख श्रीकांत बोलता है, ये कन्या कौन है और इतनी दूर क्यों खड़ी है? ये हमारे परिवार की ऐसी मेहमान है जो यहीं बस गई। नहीं नहीं, रेखा तो बस मजाक करती है। ये महक है, हमारी मेहमान थी पहले, पर अब परिवार के सदस्य जैसी ही है। विभा महक को देखकर बोलती है, बेटा महक यहाँ आओ और श्रीकांत को नमस्ते करो। महक भी हिचकिचाते आ जाती है और घूर कर देखते हुए श्रीकांत को बोलती है, नमस्ते भैया। श्रीकांत भी मुस्कुराते हुए बोलता है, नमस्ते महक। जब कोई श्रीकांत के आसपास नहीं होता तो महक उसके पास जाती है और बोलती है, यहाँ आने का क्या मकसद है अब तुम्हारा? क्यों आए यहाँ? अगर मेरे परिवार या मेरे विजय को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। श्रीकांत हंसते हुए बोलता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती नागिन। तू और तेरे जैसे रंगने वाले ये और सांप, हम जैसे शक्तिशाली नेवले के सामने कुछ नहीं है। शायद तू भूल गई है, तेरी शक्ति कम है मुझसे। शक्ति कम है तो क्या? मैं सच्ची हूँ और मेरा प्रेम सच्चा है। तो अगर इस बार तू मेरे विजय को कुछ भी करेगा तो मरेगा तू।
क्या महर विजय को आहूजा से बचा पाएगी या आहूजा कोई नई चाल चल के विजय और महर को मार डालेगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का 3rd पार्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।